दोस्तों, कल हमने देखा कि समर ने परवीन और उसके आदमियों को पानी में ही मार दिया था। तभी उधर नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर ने इंदौर अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए हमला करके महावीर और अकरम को मार दिया, बख्तावर की टांगें तोड़ दी। जब समर को इस बारे में पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सागर और उसके आदमियों को जान से मार डाला। उसके बाद समर ने इंदौर की बाकी गैंग्स को भी अपना इलाका बख्तावर के हवाले करके हुक्म दे दिया था। उन गैंग लीडर्स में से एक अधेड़ उम्र का मोटा सा आदमी निकलकर आगे आया। उसने समर से कहा, गॉडफादर समर, आप हमारा इलाका ऐसे किसी को कैसे दे सकते हो? अब देखेंगे कि समर क्या करेगा। दोस्तों, आज के सीक्रेट घर जमाई के 60वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इंग्लिश में भी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे सुकून एफएम इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कहानी पर एक लाइक जरूर कर दिया करो और साथ में एक शेयर भी कर दिया करो। अपने दोस्तों तक इस कहानी को जरूर से जरूर पहुंचाया करो। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं सीक्रेट घर जमाई के 60वें एपिसोड को। उन गैंग लीडर्स में से एक अधेड़ उम्र का मोटा सा आदमी निकलकर आगे आया। उसने समर से कहा, गॉडफादर समर, आप हमारा इलाका ऐसे कैसे छीन सकते हो? उसका नाम प्रीतम था, जो इंदौर के गुंटूर ग्रुप का लीडर था, जिसने शहर के दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर इलाकों पर कब्जा किया था। तभी क्रैक की एक जोरदार आवाज आई। अचानक बिजली की स्पीड से समर ने प्रीतम का गला पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, समर ने उसका गला कुचल दिया और जिससे उसकी गर्दन एक तरफ लटक गई। इसके बाद समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अपना इलाका बख्तावर को सौंप दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर इन लोगों से बहुत निराश हो गया था। समर लीग की स्थापना के समय उसने उनके इलाकों को ऐसे ही छोड़ दिया था। उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा। सागर के सामने आत्मसमर्पण वो लोग करने को तैयार थे। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो उसका छोटा भाई बख्तावर शायद पहले ही मर चुका होता। समर लीग में इन जैसे डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं थी। अगर वे अपना इलाका बख्तावर को नहीं सौंपते तो समर उन्हें मार देता। अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग्स गुस्से से लाल हो गए। लेकिन जब उन्होंने प्रीतम और सागर की डेड बॉडी को देखा तो उनकी आंखों में डर भी आ गया था। हालांकि उनके इलाके उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन उनकी जान उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये सब उनकी गलती थी। अगर उन्होंने सागर के सामने घुटने नहीं टेके होते, बख्तावर की मदद करने से इनकार नहीं किया होता, तो समर उन्हें निशाना नहीं बनाता, उनसे अपने इलाके छोड़ने के लिए भी नहीं कहता। क्योंकि जो कहते हैं कि बुराई हम जो खुद लाते हैं उसे सहना सबसे मुश्किल होता है। ये कहावत इन सरदारों पर बिल्कुल सही बैठ रही थी। अंत में अपनी जान के बदले सभी गैंग लीडर्स ने बख्तावर को अपने इलाके दे दिए। इसके बाद समर ने बख्तावर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बख्तावर, आज से तुम ही इंदौर अंडरवर्ल्ड के अकेले लीडर हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बख्तावर ने झुककर प्रशंसापूर्वक कहा, जी हाँ गॉडफादर, मैं आपकी हर बात समझता हूं। उसके लिए तो समर भगवान का रूप था। अगर समर उससे अभी भी मरने के लिए कहे तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान देने के लिए तैयार था। जब तक समर ने समर लीग के सारे मामले निपटाए तब तक रात के 11 बज चुके थे। समय देखकर समर की भौहें तन गई। वो जानता था कि कियारा अभी भी घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो जल्दी से घर आने के लिए तैयार हो गया। शिवदा ढाबे से निकलने से पहले समर ने बख्तावर को अलर्ट रहने के लिए कहा और समर लीग के एक लग्जरी हेडक्वार्टर बनाने के लिए कहा। इसके बाद जब समर जाने लगा तो बख्तावर ने उसको रोक लिया। उसने खुद समर को निपानिया पैलेस छोड़ा। जब समर विला नंबर 13 पहुंचा तो उसने देखा रोज की तरह लिविंग रूम की बत्ती अभी भी जल रही थी। कियारा उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। ये देखकर कि कियारा आज भी उसका इंतजार कर रही है, उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। समर ने अपनी चाबी निकाली और विला का दरवाजा खोला। उसने तुरंत कियारा को देखा, जो सोफे पर बैठी शादी के इनविटेशन कार्ड समेट रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए कियारा से पूछा, हनी, तुमने शादी के इनविटेशन कार्ड बनवा लिए? कल रात उन्होंने शादी के इनविटेशन कार्ड पर बात की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियारा इतनी जल्दी इनविटेशन कार्ड बनवा लेगी। समर की आवाज सुनते ही कियारा ने उसकी तरफ देखा।
उससे पूछा, जान, मुझे लगाता है कि आपने मुझे सुबह ये नहीं कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपने कहा था कि आप घर पर आराम करेंगे। फिर आप आराम करने की बजाय कहाँ घूम रहे थे? मैं दिन भर सोचती रही कि आप बीमार हैं, आराम कर रहे होंगे। मुझे जल्दी घर आकर आपकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन घर आकर मैं क्या देखती हूँ कि आप तो घर पर है ही नहीं। कियारा की आंखें नाराजगी से भर गई थी। उसकी बात सुनकर समर भी स्तब्ध रह गया। जब वो कियारा के साथ सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ था, तो पायल ने उसे फोन करके अपने पास बुला लिया था। इसलिए पायल से मिलने के लिए समर ने झूठ बोला था। उसने कियारा से कह दिया था कि वो बीमार है और आराम करेगा, लेकिन दिन भर में वो बहुत कुछ हो चुका था। वो पायल के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी गया था और समर लेक और सागर को भी मार डाला था। इन सभी कामों से निपटने की वजह से रात के 11 बज गए थे। समर ने जल्दी से एक बहाना सोच लिया। उसने कहा, हनी, मुझे घर पर लेटे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं हमारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था, इसलिए खुद को शांत करने के लिए मैं टहलने चला गया। उसकी बात सुनकर कियारा ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सच में आप टहलने ही गए थे? समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जान, मैं बस टहलने गया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कियारा को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उसने इनविटेशन कार्ड के ढेर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ठीक है जानू, आप मुझ पर भरोसा करते हैं। आप आइए और ये शादी के इनविटेशन कार्ड देखिए कैसे हैं, और हमें ये भी डिसाइड करना है कि सबसे पहला इनविटेशन कार्ड किसे भेजना है। उसकी बात सुनते ही समर उसके पास आया और शादी के इनविटेशन कार्ड उठा लिए। उसने देखा 200 से ज्यादा कार्ड थे, क्योंकि दोनों के कई दोस्त और परिवार के लोग थे। लेकिन शादी के इनविटेशन का क्रम मायने रखता था। उन्हें अपने दोस्त और सहकर्मियों को इनवाइट करने के लिए दूल्हे और दुल्हन के परिवार वालों को भी इनवाइट करना था। समर अपने परिवार के ज्यादा करीब नहीं था, इसलिए उन्होंने पहला कार्ड कियारा के परिवार को भेजने का फैसला किया। कियारा शुरू में सहमत नहीं थी। पहले भारद्वाज परिवार को इनविटेशन भेजना चाहती थी। हालांकि समर ने पहले कियारा के परिवार को इनवाइट करने पर जोर दिया, इसलिए कियारा आखिरकार मान गई। दोनों ने कल सुबह उसके माता पिता के घर जाकर उन्हें शादी का इनविटेशन कार्ड देने का फैसला किया। उन दोनों ने इनविटेशन पर बात करते हुए एक एक कार्ड अपने नाम लिखे, और कुछ देर के रात के 12 बज गए थे। इसलिए समर ने कियारा को गोद में उठाया और उसे दूसरी मंजिल पर लेकर चला गया। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और इस समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। वहीं विला नंबर 14 में एक कमरे में अभी भी रोशनी थी। पायल अपनी मेज के सामने बैठी थी। उसके हाथों पर एक कागज और एक कलम थी। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। डियर समर, जब तक तुम ये लेटर देखोगे, मैं दिल्ली से निकल चुकी होंगी। इंदौर में बिताए मेरे दिन मेरे जीवन के सबसे खुशी के दिन थे। मैं इन दिनों को कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेटर लिखते समय पायल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लेटर पर गिर रहे थे और रोते हुए लेटर लिखती रही। एक तरफा प्यार किसी को होना ही नहीं चाहिए। एक तरह की पुरानी यादें होती हैं, जिन्हें टूटा हुआ प्यार कहते हैं। मैं तुम्हें दिल से बहुत याद करूंगी, पायल की तरफ से, जो हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। प्यार, गहरा दर्दनाक प्यार। इस जन्म में तो हमारा बिछड़ना तय है, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। और ये लिखते लिखते लेटर खत्म हो गया। लेकिन पायल की आंखों के आंसू खत्म नहीं हुए। उसकी आंखों में अभी भी आंसू लगा रही। पायल की माँ ने उसके लिए सुबह 7 बजे की फ्लाइट टिकट बुक कर दी थी। वो जानती थी कि दिल्ली जाने के बाद उसका समर से दोबारा मिलना नहीं होगा। उसके रास्ते जुदा होने वाले थे और एक दूसरे के वो बिल्कुल अनजान बन जाने वाले थे। वहीं हिमांशी ने जब देखा कि उसकी बहन अभी भी जाग रही है, तो उसने पायल से पूछा, दीदी, बहुत देर हो गई, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? उसकी बात सुनकर पायल लेटर एक लिफाफे में डाला, हिमांशी को देते हुए कहा, हिमांशी, ये लेटर कल समर को दे देना। लेटर पकड़ते समय हिमांशी ने पायल की आंखों में आंसू देखे तो उसने पूछा, दीदी, आप रो क्यों रही हैं? पायल ने अपने आंसुओं को साफ करने की कोशिश की और कहा,
हिमांशी, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हिमांशी ने सिर हिलाते हुए पूछा, दीदी ये लेटर आप खुद क्यों नहीं दे देती? पायल ने कड़वी मुस्कान के साथ लेटर हिमांशी को देते हुए कहा, हिमांशी, चूंकि अब मैं दिल्ली जाने का फैसला कर चुकी हूँ तो बेहतर है कि मैं उससे न मिलूं, इसलिए तुम ये लेटर समर को दोगी। हिमांशी ने लेटर थाम लिया, मन ही मन दुखी हो गई। सच कहूं तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बहन ने कि उसकी माँ उसे खुद लेने के लिए आई थी। हिमांशी अपनी बहन को इतना परेशान देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने एक टिश्यू पेपर लिया, अपनी बहन के आंसू पोंछे, उसे सहारा देकर बिस्तर पर लेटा दिया। हिमांशी जानती थी कि पायल प्रेग्नेंट है, उसे ज्यादा थकान नहीं होनी चाहिए वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। समर के बारे में सोचकर हिमांशी के दांत खट्टे हो गए। वो गुस्से में लाल हो गई थी। वो समर पर बहुत गुस्सा थी। उसने सोचा कि जब वो कल सुबह उससे मिलेगी तो उसे डांटेगी। हिमांशी ने अपनी बहन को सावधानी से सुला दिया, फिर उसने अपनी चादर समेटी और उसके बगल में लेट गई। अगले दिन अभी सुबह के सिर्फ 5 बजे थे। सूरज अभी तक निकला नहीं था, लेकिन पायल की माँ कल्याणी पहले ही जाग चुकी थी। कल्याणी ने सुबह 7 बजे की फ्लाइट बुक की थी, इसलिए उसे 1 घंटा पहले उठना था। उठने के बाद वो पायल को जगाने के लिए उसके कमरे में गई। उसे पायल को दिल्ली वापस लेकर जाना था। उसकी शादी अनुराग से करनी थी। पायल समर को लेटर लिखने के लिए कल रात बहुत देर से सोई थी, इसलिए जब कल्याणी ने उसे उठाया तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी माँ ने उसे अपने साथ दिल्ली चलने के लिए कहा था, इसलिए वह उठी और जाने के लिए तैयार हो गई। पायल विला से निकलते समय फिर से रो पड़ी। इस विला में उसकी ढेरों यादें थी। उसे अच्छी तरह याद था कि समर और उसकी पहली मुलाकात भी इसी में हुई थी, जब वो एक ब्लैक चिकन उधार लेने आया था। उस समय पायल ने समर को एक ब्लैक चिकन उधार दे दिया था। उनकी दूसरी मुलाकात तब हुई जब समर चैरिटी बैंकेट में उसके लिए इनविटेशन लेने आया और कंपनी गया था। उनकी तीसरी मुलाकात चैरिटी बैंकेट में हुई। पायल का मन समर की यादों से भर गया था। अपनी 7वीं मुलाकात में वो साथ सोए थे और अपने उस समय अपने आप को पूरी तरह से उसने समर को सौंप दिया था, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पायल को उस समय पता नहीं था कि समर पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने खुद को कभी भी किसी के रखेल नहीं समझा। वो बस एक औरत थी जो प्यार की तलाश में थी। प्यार के मामले में कोई सही या गलत नहीं होता। इसके अलावा पायल हमेशा ही सोचती थी कि समर सिंगल है, इसलिए वो गलत नहीं थी, लेकिन उसका अपना भी स्वाभिमान था। इसलिए जब उसे समर और कियारा की शादी के बारे में पता चला तो उसने समर से कियारा को तलाक देने के लिए नहीं कहा। वो जानती थी कि उसे उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसके परिवार ने उसकी शादी पहले से तय कर दी थी। पायल के दिल्ली जाने का मकसद अनुराग से शादी करना था। वो अनुराग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने परिवार का इच्छा का विरोध भी नहीं कर सकती थी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते भले ही वो खुशहाल जिंदगी जी रही हो, फिर भी उसके पास परिवार की खातिर खुद को कुर्बान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पायल की शादी का विरोध करने का और समर के साथ भाग जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसके परिवार को उसके और समर के रिश्ते के बारे में पता चला तो लोग समर को मार डालेंगे। समर के लिए पायल खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अनुराग से शादी करने के लिए तैयार थी, जिससे वो प्यार भी नहीं करती थी। एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी कल्याणी और पायल को इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ले गया। वो दुबला पतला बुजुर्ग आदमी कल्याणी का बॉडीगार्ड था। वो कपूर परिवार का नौकर था। हालांकि वो दुबला पतला तो दिख रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत था। वहीं पायल को ऐसे जाता हुआ देखकर हिमांशी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने निराशा भरे स्वर में पायल से कहा, दीदी अपना ख्याल रखिएगा। वो जानती थी कि पूरे परिवार में सिर्फ ये उसी की बहन थी जो उसकी परवाह करती थी। अब जब उसकी बहन चली गई है तो वो फिर से अकेली रह जाएगी। वही छोटी बच्ची बनकर रह जाएगी जिसकी किसी को कोई चिंता नहीं थी। हिमांशी अपनी बहन का लेटर हाथ में लिए समर के घर की तरफ जाने से पहले कुछ देर रोई। उसे समर को ये लेटर देना था जो उसकी बहन ने उसे कल रात लिख कर दिया था। हिमांशी विला नंबर 13 में पहुंची। जोर से दरवाजा खटखटाया। सुबह के 6 बजे थे। समर गहरी नींद में था।
जब दरवाजे पर दस्तक ने उसकी नींद खोल दी तो समर ने अपनी धुंधली आंखें खोली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि दरवाजे पर हिमांशी खड़ी थी। वो इस समय बड़े गुस्से में लग रही थी। समर ने जम्हाई लेते हुए कहा, हिमांशी, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? वो मन ही मन खुश हो रहा था कि अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। कियारा अभी भी सो रही थी। कियारा अगर हिमांशी को दरवाजे पर देख लेती तो उसे शक हो जाता। हिमांशी ने समर को घूरते हुए कहा, जीजू, जीजू आप बहुत बेरहम आदमी हैं। आप कुशल हैं। बेरहम आदमी? कुशल? समर यह सुनकर अवाक सा रह गया। हर कोई जानता था कुशल एक विद्वान था और जिसने एक राजकुमारी के लिए अपनी पत्नी निव्या को छोड़ दिया था, बाद में उसकी हत्या कर दी। कुशल एक बेरहम और बुरे दिल वाला आदमी था। हिमांशी उसे कुशल कैसे कह सकती थी? समर ने दुखी होकर कहा, हिमांशी, क्या तुम मुझसे नाराज हो जो इतनी सुबह मेरे दरवाजे पर आ गई और मुझे बेइज्जत भी कर रही हो? अगर और कोई समर से इस समय बात इस तरह की करने की हिम्मत करता तो उसे थप्पड़ मार देता, लेकिन उसकी हिम्मत अपनी साली को थप्पड़ मारने की नहीं हुई। हिमांशी ने लेटर निकाला, समर को देते हुए कहा, हाँ बहुत बेरहम हैं। हमेशा मेरी बहन का दिल दुखाते रहते हैं। ये लो, ये मेरी बहन ने आपके लिए लेटर भेजा है। उसकी बात सुनकर और लेटर देखकर समर की आंखों में उलझन की एक झलक आ गई। उसने खत खोला, पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, डियर समर, जब तुम ये लेटर देखोगे तब मैं दिल्ली जा रही होंगी। इस जन्म में तो हमारा बिछड़ना तय है, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। पायल की तरफ से, जो तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। ये पढ़ते हुए समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या पायल दिल्ली चली गई? उसे लगा कि पायल मजाक कर रही है जब उसने कहा कि वो दिल्ली जा रही है। लेटर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आखिरी शब्द हों। समर लेटर पर आंसुओं के निशान भी देख रहा था। वो जानता था कि लेटर लिखते समय पायल जरूर रोई होगी। न जाने क्यों लेटर पढ़कर समर का दिल दर्द से कराह उठा। उसे लगा कि जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा अलग हो गया हो। समर ने बेचैनी से पूछा, हिमांशी, पायल की फ्लाइट कितने बजे की है? हिमांशी ने समर को उदास नजरों से देखते हुए कहा, मेरी बहन की फ्लाइट अभी 7 बजे की है। हिमांशी समर को लगभग बताने ही वाली थी कि उसकी बहन समर के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन जब उसे अपनी बहन की बातें याद आई तो उसने खुद को संभाल लिया। उसने समर को यह नहीं बताया कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। वो जानती थी कि अगर समर को पता चल गया कि पायल प्रेग्नेंट है तो वो पायल के पीछे जरूर जाएगा। फिर कपूर और चौहान परिवार समर को मार डालेगा। हालांकि हेमा से समर से बहुत नाराज थी। उसे लगता था कि वो एक बेरहम आदमी है, फिर भी वो समर को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो बहुत सावधानी बरत रही थी। उसकी बात सुनकर समर ने मन ही मन को दोहराया, 7 बजे, मतलब पायल 7 बजे इंदौर से निकलने वाली है। समर ने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 6:40 बज चुके थे। फ्लाइट के रवाना होने में बस 20 मिनट बाकी थी। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मुझे पायल से आखिरी बार मिलना है। समर ने लेटर रख दिया और विला के बाहर की तरफ भाग गया। समर की हवेली से बाहर निकलते देखकर हिमांशी ने चिल्लाते हुए पूछा, जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? समर ने नेपालिया पैलेस के गेट की तरफ भागते हुए कहा, मैं पायल से एयरपोर्ट पर मिलने जा रहा हूँ। जो वो पहले कियारा की BMW से एयरपोर्ट जाना चाहता था, लेकिन गाड़ी की चाबी कियारा के पास थी। वो कियारा को से चाबी भी तो नहीं मांग सकता था, इसलिए वो एयरपोर्ट तक पैदल जाने के लिए टैक्सी के लिए रवाना हो गया था। समर पागलों की तरफ भागता ही जा रहा था। उसने एक टैक्सी रोकी और इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। नॉर्मल कंडीशंस में एयरपोर्ट तक पहुंचने में केवल 300 रुपये लगते थे। उसने जल्दी पहुंचने के लिए 2000 रुपये दिए। कुछ मिनट बाद समर को लगा कि टैक्सी ड्राइवर गाड़ी बहुत धीमी चला रहा है। उसने टैक्सी ड्राइवर से रोकने को कहा और फिर उसने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी से बाहर निकाला, खुद गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ भगा दी। समर को अपनी टैक्सी भगाता हुआ देखकर टैक्सी ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, साले चोर, मेरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने टैक्सी उधार लेने पर बहुत पैसा खर्च किया था। टैक्सी उसकी रोजी रोटी थी और समर ने उसे भगा ले जाने की कोशिश की थी।
समर ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भाई मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी टैक्सी उधार चाहिए। आप मुझसे अग्रवाल इंडस्ट्रीज में मिल सकते हैं, मेरा नाम समर है। समर ने चाबी घुमाई और एक्सीलेटर जोर से दबा दिया। वो टैक्सी ड्राइवर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बुदबुदाया, अग्रवाल इंडस्ट्री? ये आदमी अग्रवाल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है। समर ने उससे कहा था कि वो उसे अग्रवाल इंडस्ट्री में मिल जाएगा। समर की बातें सच थी या झूठ, वो कोशिश तो करके ही रहेगा। अगर उसे अपनी टैक्सी वापस न मिली तो उसने पुलिस को फोन करने का मन कर लिया था। उसने समर का चेहरा साफ साफ देख लिया था। उधर टैक्सी चलाते हुए समर ने बेचैनी से मन ही मन सोचा, पायल, तुम्हें मेरा इंतजार करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने जोर से एक्सीलेटर और भी जोर से दबा दिया। उसने देखा, जब उसने फ्लाइट 10 मिनट में रवाना होने वाली है तो वो बेचैनी से और आगे बढ़ गया। अभी एयरपोर्ट का आधा रास्ता बचा था, तभी अचानक टैक्सी रुक गई। टैक्सी का पेट्रोल खत्म हो गया। समर गुस्से से आग बबूला हो गया था। वो हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर था और फ्लाइट में कुछ मिनट बाकी थे, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए वो टैक्सी नहीं चला सकता था। समर एयरपोर्ट की तरफ एक तेंदुए की तरह उछल उछल कर जा रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी और उसने कुछ मोटरसाइकिल और यहाँ तक की गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया था। जब उसने रेड बत्ती और अपने आगे कई गाड़ियां देखी तो समर गाड़ियों की छत पर से कूद कर जाने के लिए भागने लगा। लोगों को सिर्फ उसकी शैडो दिखाई दे रही थी। तभी एक छोटे से बच्चे ने समर की आकृति को देखा और जोर से कहा, मॉम, वो देखो, सुपरमैन सुपरमैन बस की छत पर कूद रहा है। छोटी बच्ची उब गई थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने समर को लाल बत्ती पार करते देखा। वो बिल्कुल सुपर हीरो की तरह गाड़ियों की छत पर से कूद रहा था। आसपास के कई लोगों ने भी समर की आकृति देखी। वो पागलों की तरह आगे दौड़ रहा था और लाल बत्ती पार कर रहा था। वो सभी हैरानी से उस पर चर्चा कर रहे थे। एक आदमी ने अपने पास खड़ी औरत से कहा, क्या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है? उस आदमी की रफ्तार तो देखो, बहुत तेज है। उस औरत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो न सिर्फ तेज है बल्कि ऊंची छलांग भी लगा रहा है, जैसे फिल्मों में लोग क्रेन के साथ लगाते हैं। बस देखो कितनी ऊंची है, फिर भी वो एक पल में उसे ऊपर से कूद गया। उस आदमी ने कंफ्यूजन में कहा, हाँ, लेकिन ये अगर ये फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो ये आदमी स्टील की तारें बिना बांधे ही कैसे कूद सकता है? लोग उत्साह से उसकी हैरानी की तरफ देख रहे थे। वो डेली यहाँ से गुजरते थे, लेकिन उन्होंने इतना अद्भुत दृश्य आज तक देखा नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि कोई डायरेक्टर सुपर हीरो फिल्म बना रहा होगा। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो आदमी सीधे बसों पर चढ़ रहा था। समर को उनकी बातों की परवाह नहीं थी। वो पूरी ताकत से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट। समय तेजी से बीत रहा था। पायल की फ्लाइट का समय हो ही गया था। समर के इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फ्लाइट रनवे पर चल पड़ी। समर जमीन पर खड़ा था। उसकी नज़र बहुत अच्छी थी। खिड़की से वो पायल को खिड़की के गलियारे के पास बैठी देख सकता था। वो आंसू बहा रही थी। फ्लाइट रनवे पर चल पड़ी थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी। समर ने हार नहीं मानी। वो फ्लाइट का पीछा करता रहा। इसी समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक आदमी प्लेन का पीछा कर रहा था। प्लेन के आसमान में उड़ने से पहले वो रनवे पर लगभग 2 किलोमीटर तक चला, लेकिन प्लेन रनवे पर चलते समय एक तेज हवा का झोंका पैदा कर रहा था। आसपास के लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। अगर वे ज्यादा पास आ जाते तो गिर भी जाते। हालांकि प्लेन के पास दौड़कर बेहद खतरनाक दृश्य बन गया था, लेकिन फिर भी समर प्लेन के पीछे भाग भी रहा था। वो पायल को आखिरी बार देखना चाहता था। प्लेन रनवे पर चल रहा था। उसी ठीक पीछे एक आदमी और एक प्लेन के बीच की दौड़ थी। एक आदमी ने प्लेन की तरफ इशारा करते हुए तभी जोर से कहा, अरे देखो, कोई प्लेन का पीछा कर रहा है। एक और आदमी ने कहा, क्या क्या ये आदमी मरना चाहता है? हवा के झोंके से उड़ जाएगा, पागल इंसान। तभी एक और आदमी ने कहा, भाई, मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैंने किसी आदमी को एयर जहाज का पीछा करते देखा है। हवाई अड्डे पर मौजूद लोग एक्साइटमेंट में चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई आदमी
एयरप्लेन का पीछा कैसे कर सकता है? लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था। क्या उसे लग रहा है कि वो जहाज को पकड़ लेगा? एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम ने भी जब समर की आकृति देखी, उस पर चिल्लाते हुए कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो, जहाज का पीछा करना तुरंत बंद कर दो। हालांकि सिक्योरिटी टीम की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन वो समर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वहीं समर को भी उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने स्पीड को और भी तेज कर दिया। 500 मीटर, 400 मीटर, 300, 200 और 100 मीटर। आखिरकार जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला था, समर विमान की खिड़की तक पहुंच गया। पायल रो रही थी मानो उन्हें टेलीपैथी हो। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसको समर जहाज के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। समर को देखकर पायल की आंखों के आंसू और भी तेज हो गए। वो रोना नहीं बंद कर पा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि समर अपनी जान की परवाह किए बिना जहाज का पीछा करेगा। हालांकि पायल ने समर को देख लिया था, लेकिन उसी पल प्लेन जमीन से उड़ान भरकर आसमान की ओर उड़ गया। समर आसमान में उड़ते विमान को देखते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया, पायल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू पायल। उसकी आवाज बहुत तेज थी, स्पीकर से भी ज्यादा तेज। पायल खिड़की से भी उसकी आवाज सुन सकती थी। उसके शब्दों ने पायल को और भी ज्यादा दुखी कर दिया। वो जानती थी कि समर दिल से उसे प्यार करता था। समर पायल के चले जाने से बहुत दुखी हुआ। कमजोर होकर जमीन पर बैठ गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सीना छीनकर दिल निकाल लिया हो। पायल के जहाज को उड़ता देखकर उसका दिल टूट गया। समर की सहज बुद्धि बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसे लग रहा था कि पायल एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। इसी समय एयरपोर्ट के स्पीकर्स पर एक गाना बजने लगा, तेरे बिना हर पल अधूरा, जैसे बिना धड़कन कोई दिल हो, हर ख्वाब में बस तू ही आए, तेरे सिवा अब कुछ ना मिल हो, तू साथ हो तो मैं पूरा हूँ, वरना तो बस साया हूँ, तू जो न हो तो सब सुना, जैसे ही मैं ना रहूं, क्योंकि तेरे सिवा कुछ भी नहीं, अब तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सांसें भी मेरा वजूद भी, हर पल अब तू ही कहीं, तेरे लिए ही सांझ सवेरा, तेरे लिए हर जश्न मेरा, तू जो मिले तो लगती है जिंदगी, वरना हर पल बस अंधेरा, तेरे नाम से चलती है मैं हर राह में, तू ही तो तू है, हर मोड़ पर हर बात में तेरी कमी क्यों महसूस है, क्योंकि तेरे सिवा कुछ भी नहीं, अब तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सांसें भी मेरा वजूद भी, मेरा हर पल तू ही कहीं, तेरे प्यार ने मुझको संवारा, हर दर्द को सीने में उतारा, तू है तो मैं हूँ, तू ना रहे तो ये जीवन लगे बेसहारा, क्योंकि तेरे सिवा कुछ भी नहीं, अब तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सांसें भी मेरा वजूद भी, मेरा हर पल अब तू ही कहीं। समर को लगा कि जैसे उसका दिल बुरी तरह से दुख रहा है। जिसने कभी ये अनुभव न किया हो कि वो जान नहीं पाएगा कि जिस औरत को वो प्यार करता है, उसका उसे छोड़कर जाना कैसा लगता है। ऐसा लगा कि जैसे उसका दिल टुकड़ों में बट गया। प्लेन 1000 मीटर ऊपर उड़ रहा था। धीरे धीरे समर की नजरों से ओझल हो गया। प्लेन के गायब हो जाने के बावजूद समर की खाली आंखों में आसमान को देखता रहा। उसे लगा कि जैसे उसका दिल बहुत दर्द में है। उसे पता नहीं था कि वो पायल को कभी देख पाएगा या नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल या फिर कभी नहीं। जब वो उस औरत के साथ होता था तो किसी बात की उसको चिंता नहीं थी। हमेशा वो उसका ख्याल रखती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी पायल से बिछड़ जाएगा। समर को अचानक लग रहा था कि उसने पायल के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। पायल ने उसे सब कुछ अपना दे दिया था, लेकिन समर ने उसे क्या दिया? उसे पैसों की जरूरत नहीं थी, वो उससे ज्यादा अमीर थी। उसे घर की जरूरत नहीं थी, उसे गाड़ी की भी जरूरत नहीं थी। वो एक लिमिटेड एडिशन मसेराटी चलाती थी, जो दुनिया में सबसे अलग थी। समर को अचानक लग रहा था कि वो पायल को कुछ भी नहीं दे पाया। पायल से शादी के बाद समर ने पहले भी सोची थी, लेकिन कियारा का ये क्या होगा? वो कियारा को भी तरह नहीं छोड़ सकता था। अगर वो कियारा को छोड़ देता तो उसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता था। कियारा कितनी बार उसके लिए मरते मरती बची थी। समर रनवे पर बैठा था और आसमान को घूरते हुए उसका दिल, मन, दिमाग सब कुछ रो रहा था। उसे पायल के साथ बिताए एक पल की याद आ रही थी और हर पल उसका दिल
और भी ज्यादा दुखी हो रहा था। काश वो एक पक्षी बन जाता और प्लेन के पीछे करते करते उसके पास पहुंच जाता। तभी अचानक समर को एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। हे मिस्टर, तुम प्लेन का पीछा क्यों कर रहे थे? तेरी वजह से अगर कोई घटना हो जाती तो? एक लंबा चौड़ा सिक्योरिटी गार्ड अपने आदमियों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उन सभी के हाथों में डंडे थे। वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड थे, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन इस आदमी ने प्लेन के पीछे भागकर लगभग एक दुर्घटना ही कर दी थी। अगर कुछ हो जाता तो वो सब जिम्मेदार होते। समर पायल के साथ बिताए एक पल को तभी भी याद कर रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड की टीम ने उसे रोक दिया। तभी समर की ठंडी निगाहें देखकर सिक्योरिटी टीम लीडर चौंक गया। उसने चौंकते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, भाई तेरी नजरों में क्या है? तुम तो अपनी आंखों को ठंडक से ही हमें मार डालोगे। लेकिन वो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड था। उसके पीछे आज 5 आदमी भी खड़े थे और वो इस युवक के ऐसे डर नहीं सकता था। इस युवक की हिम्मत भी कैसे हुई उसे ऐसे देखने की। सिक्योरिटी टीम हेड ने गुस्से में समर को पंच मारने के लिए अपना हाथ हवा में लहराया। समर को पंच मार दिया। वो अपनी तरफ पंच आता देखकर समर ने जल्दी से उसे एक किक मार दी। आह! वो सिक्योरिटी लीडर एक ही किक में उड़ गया। वो 4 मीटर दूर जाकर गिर गड़ा और दर्द से कराह उठा। वो लीडर अपने पीछे खड़े आदमियों की तरफ देखते हुए चिल्लाया, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उस कुत्ते ने मुझे मारा, जाओ उसे पकड़ो। उसके पीछे खड़े आदमी भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने हुए थे। वो सिक्योरिटी लीडर के अधीन थे और उन्होंने उसके आदेश का पालन करते हुए हाथों में डंडे लिए और समर की तरफ दौड़ पड़े। पायल के जाने से समर का दिल गुस्से से तो पहले ही भर गया था। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उन आदमियों के हाथों में डंडे देखे। वो आगे बढ़ा और उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ दौड़ा। उनके सारे डंडे तोड़ दिए। एक सुरक्षाकर्मी अविश्वास में चीखा, हे भगवान, मेरा डंडा टूट गया। ये डंडे बहुत स्ट्रांग थे और बेहद सख्त मिश्र धातु के बने थे। जब भी एयरपोर्ट पर कोई भी इंसान घुसपैठ करता तो इस डंडे पर से वो वार करते थे। लेकिन इस आदमी ने उसके हाथों में स्ट्रांग डंडों को समर ने एक ही पंच में तोड़ दिया था। वो कल्पना भी कैसे कर सकते थे कि यह आदमी कितना स्ट्रांग होगा। इसके बाद समर ने उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर पंच बरसाए और पल भर में सबको परास्त कर दिया। कुछ की पसलियां टूट गई जबकि कुछ के हाथ टूट गए। नतीजा, समर ने अपने ताकत को काबू में रखने का भी किया और वो लोग अपनी ताकत में काबू कैसे रख पाया। इसके बाद एयरपोर्ट से बाहर जाने लगा। समर ने एयरपोर्ट से निकलने से पहले ठंडे स्वर में कहा, ये कमजोर लोग मेरी 10% पावर का भी सामना नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दंग रह गए। उनकी आंखों में डर था और उन्हें लगा कि समर ने उन्हें हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ 10% पावर भी नहीं लगाई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटने के बाद समर को थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन वो अभी भी पायल के चले जाने से दुखी था। बाहर निकलकर समर ने एक टैक्सी रोकी और निपानिया पैलेस की ओर चल पड़ा। जब वो निपानिया पैलेस पहुंचा तो उसकी मुलाकात हिमांशी से वहीं हुई। हिमांशी एंट्री गेट पर उसी का इंतजार कर रही थी। वो शुरू में विला नंबर 13 के सामने समर का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन कियारा उसे न देख ले, इसलिए वो समर का इंतजार एंट्री गेट पर खड़े रहकर करने लगी। वो उसे डांटने के लिए वहां खड़ी थी। हिमांशी ने ठंडे स्वर में कहा, बेरहम आदमी, क्या आपको मेरी बहन मिली? उसने समर को नाराजगी से देखा। जब से हिमांशी को पता चला था कि उसकी बहन समर के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो और ज्यादा नाराज हो गई थी समर से। उसकी बेचारी बहन अब इंदौर छोड़ रही थी क्योंकि उसे दिल्ली में अनुराग से शादी कर रही थी। असल में हिमांशी ने सोचा था कि उसे किक मारनी चाहिए। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीटना चाहती थी, लेकिन जब उसे समर के जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स की याद आई तो उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि वो उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वहीं हिमांशी की बात का जवाब देते हुए समर ने उदास होते हुए कहा, हिमांशी, मैं तुम्हारी बहन से मिल तो नहीं पाया, लेकिन मैं उसको देख पाया हूँ। वो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में थी। पायल के बारे में सोचकर उसे गिल्टी महसूस हुआ। वो जानता था कि उस लड़की के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए जिसने उसे अपना शरीर तक सौंप दिया। हिमांशी के जाने से पहले समर को घूरते हुए बोला, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हिमांशी जानती थी कि उसकी बहन अनुराग को पसंद नहीं करती। वो शादी सिर्फ उनके परिवार ने तय की थी। वो अपनी बहन को लेकर बहुत चिंतित थी। उसे डर था कि वो दिल्ली में कोई बेवकूफ़ी न कर ले
उसके यही डर था कि कोई गलत कदम न उठा ले। अगर उसकी बहन ने इस दुख में सुसाइड कर लिया तो क्या होगा। हिमांशी अपनी बहन के साथ दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन कल्याणी उसे लेकर नहीं गई। समर उसके पीछे से उसे रोकने के लिए आवाज भी लगाई, हिमांशी, लेकिन हिमांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चली गई। समर बहुत परेशान था। पायल अभी भी गई थी और अब हिमांशी ने उसे डांट दिया था। उसका मूड अच्छा कैसे हो सकता था। जब वो विला नंबर 13 में लौटा तो उसने देखा कियारा खाना बना रही थी। कियारा ने भी उसको देखते ही पूछा, जानू आप इतनी जल्दी सुबह कहाँ चले गए थे। कियारा के सवालों का सामना करते हुए समर ने अपनी कड़वाहट दबा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए, ताकि कुछ बेहतर महसूस हो। उसे वो बता नहीं सकता था कि वो पायल को विदाई करने गया था। कियारा परेशान हो जाती। वो नहीं चाहता था कि दोनों में से किसी को भी ठेस पहुंचे। आखिरकार उसने पायल का दिल तो तोड़ ही दिया था, लेकिन अब वो कियारा को दुखी नहीं कर सकता था। कभी कभी वो खुद से पूछता था कि क्या वो कियारा के साथ सिर्फ इसलिए मिलनसार था क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। तभी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कियारा ने चिंता में पूछा, डियर आप मुझे अभी भी बीमार लग रहे हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उसने देखा कि समर का चेहरा पीला पड़ गया था। वो उदास लग रहा था। कियारा की चिंता देखकर समर ने मन ही मन आह भरी। उसने पहले ही एक औरत का दिल दुखाया था और उसे किसी औरत का दिल अब दुखाना नहीं चाहिए था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, सुबह ठंड थी, जब मैं वॉक पर गया तो थोड़ी ठंडी हवा की वजह से मुझे जुकाम हो गया। उसकी बात सुनकर कियारा ने चिंता में पूछा, क्या जुकाम, एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए ब्राउन शुगर और अदरक वाली मस्त मसालेदार चाय बनाती हूँ, आप देखना आपका ये जुकाम पल भर में गायब हो जाएगा। फिर वो समर के लिए ब्राउन शुगर और अदरक वाली चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। कियारा खाना बनाने में अब माहिर हो चुकी थी। उसने पहले अदरक को टुकड़ों में काटा और फिर उसे उबलते पानी में डाला। अंत में उसने ब्राउन शुगर डाली और ब्राउन शुगर अदरक वाली चाय तैयार कर ली। कियारा ने चाय एक चीनी मिट्टी के कप में डाली और उस कप को ट्रे में रखकर वो वहां पर ले आई और उसने गर्म जोशी से कहा, जानिए चाय पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कियारा को अच्छी तरह याद था जब वो बीमार थी तो समर ने भी उसके लिए यही चाय बनाई थी। समर को वास्तव में जुकाम नहीं था, लेकिन वो कियारा को मना नहीं कर पाया था। इसके बाद कियारा ने मुस्कुराते हुए दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा, हनी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं तब तक चेंज करके आती हूँ, फिर हम शादी के इनविटेशन बांटने चलेंगे। उन्होंने रात बैठकर आज कियारा के परिवार को शादी का इनविटेशन कार्ड देकर आने का प्लान बनाया था। एक पल में कियारा एक सफेद ड्रेस पहनकर नीचे उतर आई। उसकी बर्फ से सफेद त्वचा और सफेद पोशाक में वही खिले हुए सफेद कमल की तरह लग रही थी। समर अभी भी चाय ही पी रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी चाय खत्म की। कियारा के साथ विलास से बाहर निकला। उनकी शादी एक पहले फंक्शन में अभी सिर्फ 3 दिन बाकी थे, इसलिए आज उनको अपने माता पिता और दोस्तों को इनविटेशन कार्ड देना था। वो सबसे पहले कियारा के परिवार को इनवाइट करने वाले थे। कुछ समय पहले जब पॉइजनस स्पाइडर ने कियारा को मारने की कोशिश की थी, तब समर उसके माता पिता से मिला था। उसके बाद उन्हें फिर कभी भी मिला नहीं था। इंदौर में अग्रवाल परिवार एक बड़ा परिवार था। 4 बड़े परिवारों में से एक था। वे सबसे बड़े परिवार थे, लेकिन अब मेहरा और शर्मा परिवार समर के हाथों से खत्म हो गए थे, इसलिए अग्रवाल और भाटिया परिवार ही बच गए थे। समर खाली हाथ अपने ससुराल नहीं जा सकता था। उसे एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना चाहिए था और वो पास के वॉलमार्ट में गया और एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा। फिर उसने 1 करोड़ का चेक लिया, कियारा के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। कियारा के माता पिता शहर के साउथ में एक आलीशान विला में रहते थे। वो विला ग्रामीण एरिया में स्थित था और वहाँ बहुत शांति थी। अमीर लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद करते थे और वहाँ की हवा की गुणवत्ता शहर से कहीं बेहतर होती है। समर अपने ससुराल पहुंचा। चूंकि उसके दोनों हाथ बिजी थे, इसलिए कियारा ने दरवाजा खटखटाया। कियारा ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाते ही 20 साल के एक युवक ने दरवाजा खोला। वो युवक कियारा को देखते ही दुखी हो गया। उसने दुखी होते हुए कियारा से पूछा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो। उसकी बात सुनकर कियारा की भौहें सिकुड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये मेरा घर है, फिर मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। उसकी बात सुनते ही युवक की बोलती बंद हो गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया और युवक ने समर की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है। हालांकि कियारा को ये युवक बिल्कुल पसंद नहीं था।
फिर भी उसने कहा, ये तुम्हारे जीजू हैं, मिस्टर समर भारद्वाज। युवक ने समर की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जीजू, क्या यही वो फटीचर आदमी है जो जीने के लिए तुम पर डिपेंडेंट है? उसे कियारा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए समर को भी उसे पसंद नहीं आया था। इसलिए समर और कियारा का अपमान करने में उसे खुशी मिल रही थी। कियारा ने दुखी होकर उस युवक से कहा, संचित, ये तुम्हारे जीजू हैं, जरा इज्जत से पेश आओ। संचित ने समर के तिरस्कार से देखते हुए कहा, छी छी कियारा, मैंने आज तक तुम्हें अपनी बहन नहीं माना, फिर ये फटीचर मेरा जीजा कैसे हुआ? उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। वो समर और कियारा का जरा भी सम्मान नहीं करता था। वहीं उसकी बातें और नाम सुनकर समर की भौहें तन गई। दोनों के बीच हुई बातचीत से उसे समझ आ गया, सामने वाला जो युवक कियारा का सौतेला भाई संचित था, और जो दोनों के पिता तो एक ही थे लेकिन माँ अलग थी। समर ने एक बार कियारा से सुना था कि उसके पिता सचमुच एक बेटा चाहते थे, लेकिन कियारा को जन्म देने के समय उसकी माँ बनने की शक्ति उसने खो दी थी। इसलिए पिता का किसी और औरत के साथ अफेयर हो गया। उसने एक बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम संचित रखा गया। शायद यही वो था और उसके जो सामने खड़ा था। समर जानता था कि कियारा और संचित के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता एक थे, माँ अलग थी। संचित उसे जो कह रहा था उसे समर पागल हो गया। अरे लड़का खुद को समझता क्या है? वो न सिर्फ कियारा को नीचा दिखा रहा है बल्कि समर को भी नीची नजरों से देख रहा है। इसलिए समर ने हल्की मुस्कान के साथ संचित से कहा, बच्चे, क्या तुम बेवकूफ हो और क्या तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है? क्योंकि संचित ने कियारा को नकार दिया, समर की भी आलोचना की, इसलिए समर को उस पर नरमे बरतने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं समर की बातें सुनकर संचित और गुस्से में हो गया। वो जवान था और बेहद हेल्दी था, मेंटली कमजोर था पर धीमे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि समर उसे सीधे सीधे पागल कह रहा था? इसलिए संचित ने गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, साले तुम बेवकूफ हो, मेंटली वीक हो, मैं नहीं। समर ने भी उसे घूरा और रहस्यमय अंदाज में कहा, रात को सोते समय तुम अक्सर बिस्तर गीला करते हो, है ना? बिस्तर गीला करने का मतलब था मेंटल सिस्टम अविकसित था और वो ठीक से इंटीग्रेटेड नहीं था। उसका चेहरा आमतौर पर धूसर था और नाक और बाहों पर काले धब्बे पड़े हुए थे। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अवलोकन तकनीक का इस्तेमाल था और उसने संचित का बीमारी को पहचान लिया था। वो भी ईशान मेहरा की तरह रात को बिस्तर गीला करता था, लेकिन ये देखने के लिए कि सामने वाला बीमार है या नहीं, उसे अपनी अवलोकन तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जब समर पायल के साथ था तो उसे अवलोकन पायल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो पायल की प्रेगनेंसी का पता नहीं लगा पाया। वहीं समर की बात सुनकर संचित के चेहरे के भाव बदल गए। उसने समर को हैरानी से देखा। उसने कल रात को ही बिस्तर गीला किया था और इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डांटा भी था। बिस्तर गीला करने की उसकी आदत के बारे में सिर्फ उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को पता था, किसी को नहीं पता था। फिर समर को कैसे पता चला? शायद वो कोई ईश्वरीय डॉक्टर था जो उसकी बीमारी को भांप सकता था। संचित थोड़ा सा डर तो गया था। हर किसी का हमेशा एक तो राज जरूर होता है जो वे नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। अगर संचित की बीमारी के बारे में दूसरों को पता चल रहा है तो इसका मतलब था कि उसकी असलियत को जानना शुरू कर चुका था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो डर रहा था। संचित नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि वो अभी भी बिस्तर गीला करता है। तभी दरवाजे की तरफ से आ रही आवाजें सुनकर शिवराज भी बाहर आ गए। उसने दरवाजे पर कियारा को देखा तो उत्साह से कहा, अरे कियारा, तुम कब आई बेटी? आओ अंदर आओ। शिवराज को पहले कियारा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक लड़की थी और एक बेटा चाहता था। लेकिन अब जब उसका एक बेटा हो गया था और कियारा ने भारद्वाज परिवार के बेटे से शादी कर ली तो स्वाभाविक रूप से वो खुश हो गया था। शिवराज जानता था, भले ही समर भारद्वाज परिवार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, फिर भी वो एक भारद्वाज परिवार का बेटा था और इंदौर में बहुत से लोग अब उसका सम्मान करते थे। जब शिवराज ने बिजनेस वर्ल्ड के कई दिग्गजों को बताया कि उसका दामाद भारद्वाज परिवार का बेटा है, तो वे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश करने लगे। अब अग्रवाल परिवार इंदौर के टॉप 4 परिवारों में से एक बन गया था। शिवराज ने जब समर को देखा और मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज तो समर भी आया है।
चलो अब जल्दी से अंदर आओ तुम दोनों। वहीं शिवराज को बाहर आता देखकर संचित एक तरफ हट गया। उसने अनिच्छा से समर की ओर देखा। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी। हालांकि संचित के मन में अब और समर के प्रति मिश्रित भावनाएं तो थी, और ये वो ज्यादा ईमानदार हो गया था। जब से समर ने बताया कि वो उसको कोई बीमारी है, तभी उसको लगा कि ये कहीं किसी और को ना बता दे। वहीं शिवराज ने समर और कियारा को अंदर बुला लिया था। अलिश्का अभी समर की सास और कियारा की जन्मदानी थी। वो एक गुणी महिला थी। उनकी एकमात्र कमी यही थी कि कियारा के जन्म के बाद वो कियारा के पिता को एक बेटा नहीं दे पाई। हालांकि शिवराज अपने बेटे को ज्यादा चाहता था और पसंद करता था, फिर भी वो अलिश्का के साथ अच्छा व्यवहार करता था, क्योंकि उसने उसे तलाक नहीं दिया था। बेशक शिवराज के मन में तलाक लेने के विचार थे, लेकिन जब से कियारा ने समर से शादी की, तब से वो हिम्मत ही नहीं कर पाया था। तभी समर ने अपना खरीदा हुआ गिफ्ट और वो 1 करोड़ का चेक शिवराज को दिया। समर द्वारा लाई गई चीजें देखकर शिवराज बहुत खुश हुआ। उसने खुश होते हुए कहा, समर तुम बहुत दयालु हो। इतनी सारी चीजें लेकर आने की क्या जरूरत थी। समर द्वारा खरीदी गई चीजें सारी सस्ती नहीं थी। हर एक चीज अच्छी महंगी थी। हालांकि शिवराज गरीब नहीं था, लेकिन फिर ये गिफ्ट्स उसका दामाद लेकर आया था, इसलिए वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि जब वो कल ऑफिस में दूसरों को बताएगा कि भारद्वाज परिवार का बेटा, उनका दामाद उनके लिए इतने सारे तोहफे लेके आया, तो वो उसे जलन महसूस करेंगे। समर ने तोहफे देने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, डैड, मॉम, कियारा और मैं एक बार फिर से शादी करने का प्लान कर रहे हैं। इस बार हम एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहीं समर का चेक देखकर शिवराज की आंखें चमक उठी। वो सच में भारद्वाज परिवार का बेटा होने लायक था। इतना अमीर सिर्फ शादी का इनविटेशन देने के लिए ही 1 करोड़ का चेक लेकर आया था। 1 करोड़ शिवराज के लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन ये एक सम्मान था जो उसका दामाद उसका करता था। बेशक वो खुश था। जितना ज्यादा वो समर को देखता, उतना ही खुश होता। उनको ऐसे बात करते करते दोपहर हो गई, इसलिए समर की सास उनके लिए लंच का इंतजाम करने लगी। कियारा भी किचन में उनकी मदद करने चली गई। अब कियारा का खाना बनाने का स्किल अच्छा हो गया था। समर और शिवराज लिविंग रूम में बातें करते रहे। दोपहर के खाने में अब कुछ समय लगने ही वाला था और दोनों एक टेबल निकाली और शतरंज खेलना शुरू कर दिया। तभी संचित ने समर को घूरते हुए कहा, मेरे पापा शतरंज के जीनियस प्लेयर हैं, तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते। संचित की बात सुनकर समर बस मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि संचित पहले ही अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो उसे और नहीं रोक सकता। समर सही था। संचित अब और नहीं रोक पाया, इसलिए जब उसने उसके पिता और शतरंज खेलने वाले हैं तो समर का मजाक उड़ाने लगा। शिवराज ने शतरंज बोर्ड निकाला। सेटअप करते हुए कहा, समर उसकी बात इग्नोर करो, मैं तो बस एक औसत दर्जे का प्लेयर हूँ। चलो एक राउंड खेलते हैं। शिवराज को शतरंज बहुत पसंद था और शतरंज खेलना उसकी हॉबी थी। जब भी उसे कोई मिलने आता, तो उसके साथ शतरंज की एक बाजी जरूर लगाता। आखिरकार उसका दामाद आया था, तो स्वाभाविक रूप से उसे उसके साथ एक राउंड खेलना ही था। असल में शिवराज अपने दामाद को यह बताना चाहता था कि वो बहुत जीनियस है। हालांकि उसका रुतबा भारद्वाज परिवार का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। शिवराज ने पहली चाल चली। उसकी पहली चाल चलते देखकर समर उसके आगे के 3 से 5 चालें समझ गया। शिवराज ने सोचा था समर शायद शतरंज खेलना नहीं जानता, लेकिन जब समर ने अपनी चाल चली तो वो दंग रह गया। शिवराज जो भी चाल चल रहा था, समर उसको काट देता। समर ने सिर्फ 5 चालों में ही शिवराज को हरा दिया। उसकी चाल और तेज दिमाग देखकर शिवराज दंग रह गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी समर ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, ये लीजिए पापा जी, चेक और ये मेट। शिवराज ने हैरानी से उसके घोड़े की तरफ देखते हुए कहा, आह, मेरे राजा तो घिर गया। उसने देखा कि उसके सारे प्यादे घिर चुके थे। हार गया, मैं हार गया। शिवराज की आंखें सदमे से भर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गेम में वो अपने दामाद से हार जाएगा, और तो और वो पलटवार भी नहीं कर सकता था। वहीं संचित ने भी हैरान होते हुए मन ही मन कहा, क्या पापा हार गए। उसका मुंह खुले के खुला रह गया था। दूसरे लोग नहीं जानते थे कि उसके पिता कितने जीनियस प्लेयर थे, लेकिन वो अच्छे से जानता था। यहाँ तक कि कुछ पेशेवर खिलाड़ी भी उसके पिता को नहीं हरा पाए।
अब उसके चिंता पिता समर से हार गए थे, इसलिए उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच में हार गए। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी, आपने कहा था कि आपकी शतरंज स्किल औसत दर्जे की है। मुझे लगता कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। असल में जब समर अपनी चालें चल रहा था तो वो अपने ससुर के बारे में सोच भी रहा था कि उसे पहले ही 3 मौके दिए थे। समर दूसरी ही चाल में जीत सकता था। समर की बात सुनकर शिवराज ने मन ही मन सोचा, समर, मेरी चेस स्किल वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन तुम चेस के असली जीनियस हो, इसलिए मैं आसानी से हार गया। तुम मुझे औसत दर्जे का प्लेयर कह रहे हो, ये मेरे लिए दुख की बात है। जाहिर है ये सब शिवराज के विचार थे, वो इसे जोर से नहीं कह सकता था। तभी अलेस्का ने उनके पास आते हुए पूछा, खाना तैयार है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, उसकी नजर शिवराज के चेहरे पर पड़ी। इसलिए उसने शिवराज से पूछा, शिवराज, आपको क्या हुआ? आपके चेहरा ऐसे उतर क्यों गया? शिवराज ने भौहें चढ़ाई और कहा, जाहिर है मैं निराश हूं। मैं समर के साथ चेस की बाजी लगा रहा था, लेकिन मैं समर से हार गया। अलिश्का ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, क्या आप हार गए? उसकी आंखों में उलझन थी। उसका पति चेस का प्लेयर जीनियस था, लेकिन हार कैसे गया? समर को तो सिर्फ 22 साल का एक नौजवान लड़का लग रहा था, वो चेस में इतना जीनियस कैसे हो सकता था? अलिश्का ने बोर्ड पर नजर डाली। वो देखना चाहती थी कि उसके पति के कितने प्यादे मारे गए। एक नजर डालने पर ही वो चौंक गई। शिवराज के काले प्यादे समर के सफेद प्यादों से पूरी तरह घिरे हुए थे। अलिश्का ने शिवराज को सहानुभूति से देखा। वो अपने पसंदीदा खेल में हारना उसे बहुत दुखी कर रहा था। तभी कियारा भी बाहर आ गई। कियारा समर के पास आई और बोली, जान, आप तो बहुत समझदार हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पापा की सेना को हरा दिया। कियारा अपने पापा के ज्यादा करीब नहीं थी, क्योंकि शिवराज को लड़का पसंद था और वो छोटी थी, और वो तब से उसका ख्याल नहीं रखता था। कियारा की बात सुनकर समर ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसने मन ही मन में कहा, कियारा, कम से कम वो तुम्हारे पापा तो हैं, तुम्हें उन्हें ऐसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि कियारा की आवाज धीमी थी, फिर भी शिवराज ने उसे सुन लिया था। वहीं कियारा की बात सुनकर संचित भी खुश नहीं हुआ। वो कियारा को डांटना चाहता था, कहना चाहता था कि वो पापा को ऐसे शर्मिंदा कैसे कर सकती है। संचित ने कियारा की तरफ देखा और कहा, कियारा, तुम पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? समर ने सिर्फ पापा की सेना को नहीं हराया, उसने पापा की सेना के हर सदस्य को मार डाला, घोड़े और हाथी सभी को। संचित की बात सुनकर समर के पास शब्द नहीं थे। उसने संचित की तरफ देखा। कियारा ने पहले ही अपने पापा को शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन संचित ने उनके जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया था। वहीं संचित की बात सुनकर उसके पापा ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था, पर तू नहीं पढ़ पाया। तुझे तो मुहावरों का सही इस्तेमाल भी नहीं करना आता, पागल लड़के। थप्पड़ खाने के बाद संचित को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ। उसने कहा, पापा, ये कहावत तो मुझे टीचर ने ही सिखाई थी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर कि संचित अब भी गलती नहीं मान रहा, शिवराज ने गुस्से में कहा, तेरे जैसा बेवकूफ बेटा मेरा हो ही नहीं सकता। मेरे किस्मत में क्या लिखा है? अगर तू भी कियारा जितना होशियार होता तो मुझे खुशी होती। इस समय शिवराज अपने बेटे से बेहद निराश था। उसे लग रहा था कि इससे अच्छा तो उसकी बेटी ही अच्छी है। लेकिन तभी अलेस्का ने माहौल को बदलने का सोचा। उसने झट से बर्तन मेज पर रख दिए और सभी से कहा, ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं। 12 बज चुके हैं, खाना भी बन चुका है। स्वाभाविक था कि अब वो खाना ही खाने वाले थे। शिवराज ने उत्साह से समर को इनवाइट करते हुए कहा, समर, चलो खाना खाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो एक बेवकूफ था और इस शिवराज के लिए आज दो इंपॉर्टेंट किरदार थे, एक समर और एक कियारा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संचित कोई नया हंगामा करेगा? क्या वो समर और कियारा को अपनी बेइज्जती से बदला लेने के लिए आगे कोई कदम बढ़ाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ, और कहानी को लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताते रहें।